Hello everyone, it's me Stanzi and welcome to the channel. So आज हम पढ़ेंगे BCHCT 131 Block 1 का Unit 1 which is Chemical Energetics Basic Aspects. Now ये एक बहुत छोटा और simple chapter है, like not very simple but simple. अब मुझे भी पता है जस्ट लाइक एनी अदर स्टूडेंट तुम लोगों ने भी घंटा अपनी बुक्स नहीं खोली होगी और एग्जाम से एक रात पहले तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो. सो ये वीडियो काफ़ी कट टू द पॉइंट वन शॉट होगी जो तुम्हें फुल मार्क्स आने में एग्जाम में हेल्प करेगी. नो बकवास, सीधा पढ़ाई, वन शॉट. बिकॉज मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग तुम में से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे और तुमने इग्नू के एग्जाम्स के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयारी करी नहीं होगी. तुम लोग कंपटीशन पे फोकस कर रहे होगे. सो एनीवेज ये वीडियो सबके लिए है और एक बहुत ही डिटेल्ड येट कंसाइज कंटेंट तुम्हें यहाँ पे मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 ब्लॉक 1 का यूनिट 1 विच इज केमिकल एनर्जेटिक्स बेसिक एस्पेक्ट्स. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. चश्मा पहन लेते हैं बिकॉज हम अंधे हैं थोड़े से. वैसे मैं पढ़ा रही हूँ बट मेरी खुद की बुक एकदम ब्लैंक है, एकदम सपाट. सो मैं भी तुम लोगों के जैसी हूँ बट एनीवेज पढ़ते हैं. सो इस चैनल पे हम पहले बुक का लाइन बाय लाइन कंटेंट पढ़ेंगे एंड देन उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुम्हें मिलेंगे. सो डोंट वरी विद सोल्यूशन. हम लोग सारी चीज़ें करेंगे साथ में ताकि तुम लोग फुल मार्क्स ला सको. ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. चश्मा पहन लेता हूँ अगर हम. सो इंट्रोडक्शन में है energetics refer to the study of energy in terms of its flow and transformation within a system or between a system and its surrounding. The energy could be in form of heat, radiation, work or some other means. अब यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है कि एनर्जेटिक्स हम किसे कहते हैं? एनर्जेटिक्स हम कहते हैं स्टडी ऑफ एनर्जी जब एनर्जी फ्लो कर रही हो या ट्रांसफॉर्म कर रही हो एक सिस्टम के बीच में या सिस्टम के सराउंडिंग के बीच में. तो यहाँ पे एनर्जेटिक्स क्या है? तो यहाँ पे एनर्जेटिक्स क्या है? यहाँ पे एनर्जेटिक्स है स्टडी ऑफ एनर्जी की स्टडी को हम एनर्जेटिक्स कहते हैं. एनर्जी की स्टडी जब हम एनर्जी के बारे में पढ़े कि वो फ्लो कैसे करती है, ट्रांसफॉर्म कैसे करती है एक सिस्टम के अंदर या एक सिस्टम और उसके सराउंडिंग के बीच में. नाउ यहाँ पे एनर्जी अलग अलग प्रकार में हो सकती है. नाउ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म एनर्जी के क्या है? हीट नंबर 1, रेडिएशन, वर्क. ये 3 याद रखना, हीट, रेडिएशन, वर्क, बस 3. ठीक है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है तो हम इसे अंडरलाइन भी कर लेंगे. Energetics refer to the study of energy and its flow of transformation within a system or between its system and surrounding. Easy peasy lemon squeezy. Now it can be in different form like heat, radiation, work, bus. Now energetics is a very broad field and its application in a given area can be qualified by putting a suitable prefix before it. For example, in terms, chemical energetics implies the study of flow of transformation of energy. तो इससे हमें पता चल गया कि एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है. एनर्जेटिक्स का बेसिकली मतलब है कि एक एनर्जी फ्लो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. ओके, एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है? एनर्जेटिक्स का मतलब है the transformation or flow of energy. The transformation or flow of energy. कि एक एनर्जी कैसे फ्लो करती है और ट्रांसफॉर्म कैसे करती है या तो अपने सिस्टम के अंदर या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. एंड सराउंडिंग. ये ऑनलाइन पढ़ रहा है तो राइटिंग इतनी गंदी आ रही है सर. कैन आई नॉट. ओके, नाउ आई कैन नॉट
save it, right? Can I? तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, एनर्जेटिक्स इज अ वेरी ब्रॉड फील्ड एंड इट्स एप्लीकेबल इन अ गिवन एरिया, कैन बी क्वालिफाइड बाय पुटिंग अ सुटेबल प्रीफिक्स बिफोर इट। एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स एक बहुत ही बड़ा टर्म है। एनर्जेटिक्स के आगे अगर हम कोई प्रीफिक्स, कोई और वर्ड लगा देंगे तो वो एक अलग फॉर्म बन जाएगा। इस लाइन का ज्यादा बड़ा मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टर्म केमिकल एनर्जेटिक्स, for example, the term chemical energetics implies the study of flow and transformation of energy in a chemical system. Similarly, the term bioenergetics refers to the study of flow of transformation of energy in biological system. Bioenergetics क्या होता है? Transformation and flow of energy biological system में। Bioenergetics वर्ड को तोड़ना सीखो। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, धरती। एनर्जेटिक्स फ्लो, स्टडी ऑफ फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। बायो एनर्जेटिक्स क्या हो गया? स्टडी ऑफ फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है। अब इससे ऊपर क्या था? केमिकल एनर्जेटिक्स। केमिकल एनर्जेटिक्स इंप्लाइज द स्टडी ऑफ फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी केमिकल सिस्टम। केमिकल एनर्जेटिक्स क्या हो जाता है? केमिकल एनर्जेटिक्स होता है flow and transformation of energy in flow and transformation of energy in a chemical system। ठीक है। एनर्जेटिक्स का मतलब होता है, अगेन रिवीजन, एनर्जेटिक्स का मतलब होता है फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जेटिक्स का मतलब होता है फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ना वो कहीं सिस्टम में भी हो सकता है और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी होता है। एनर्जी तीन प्रकार की होती है, हीट, रेडिएशन एंड वर्क। केमिकल एनर्जेटिक्स, केमिकल एनर्जेटिक्स क्या होता है? फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल सराउंडिंग, इन अ केमिकल सिस्टम कह सकते हैं। बायोलॉजिकल एनर्जेटिक्स क्या होता है? फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। बस इस पैराग्राफ में इतना ही था। In this course, we are going to focus our attention on the flow and transformation of energy within the chemical system and the chemical surrounding। कोई बात, आगे बढ़ेंगे। We would begin the unit by defining thermodynamics and outlining its significance in chemistry. It would be followed by definition and example and terminology needed to understand and appreciate different aspects of thermodynamics. Many of these terms may sound quite familiar to you. However, we would be defining them precisely in the context of thermodynamics. Having defined these, we would revisit the concept of heat work. We would then explain the meaning of thermodynamics। इस पैराग्राफ में कुछ नहीं था, हम आगे बढ़ेंगे। Reversibility followed by the concept of thermal equilibrium। कहेंगे हाँ, उसमें भी कुछ नहीं है। The understanding of thermal equilibrium would then be used to formulate the zeroth law। थर्मल इक्विलिब्रियम से हम zeroth law of thermodynamics derive करेंगे। अब ये पूरा बकवास है। Thermodynamics is the only physical theory of general nature of which I am convinced that इसको नहीं पढ़ना है, जरूरी नहीं है। जो चीज नहीं पढ़ने की होगी मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, मैं उस पर कट क्रॉस कर देती हूँ, वरना तुम ज्यादा टेक्स्ट पढ़ोगे तो तुम ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं 1.2 पे, टॉपिक 1.2 पे। यहाँ स्टार्ट करते हैं। Thermodynamics is an experimental science based on certain generalization formulated on the basis of extensive observation of the macroscopic world। Macroscopic means that something can be felt, seen or handled। अब तुम यार मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक चीजों में अंतर तो पता होगा। माइक्रोस्कोपिक क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक होती है जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। अ थिंग दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो मैक्रोस्कोपिक क्या हो गया? मैक्रोस्कोपिक हो गया पेन, जो हम देख सकते हैं, अ थिंग विच वी कैन सी फ्रॉम नेकेड आईज।
ये रहा, यहाँ पे लिखा है नेकेड आइज। Experimental science based on generalization formulated on the basis of now thermodynamics is a study जो कि जनरलाइजेशन फॉर्मुलेशन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए बना है। These generalization are termed as the law of thermodynamics और इन जनरलाइजेशंस को हम क्या कहते हैं? इन जनरलाइजेशंस को हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं एंड आर एप्लीकेबल टू ऑल मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लो यार कि जो माइक्रो, एनीवेज हम यही कर देंगे, ये दिखेगा कि जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं सारे मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए। जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं सारे एप्लीकेबल है मैक्रोस्कोपिक के लिए, ये हमारी बुक कह रही है अभी तक। irrespective of their physical state and the combination of state। हाँ, ये लाइन कह रही है कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉज सारे मैक्रोस्कोपिक, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज सारे मैक्रोस्कोपिक और सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है रिगार्डलेस ऑफ द शेप, साइज एंड व्हाट यू से स्टेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसा भी हो सकता है, उन सब के लिए थर्मोडायनेमिक्स के लॉज एप्लीकेबल है। नाउ नीचे आते हैं। द टर्म थर्मोडायनेमिक्स वाज coined by लॉर्ड केल्विन। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे रख लियो। थर्मोडायनेमिक्स किसने दिया था? लॉर्ड केल्विन ने। अब नाउ केल्विन सुन के तुम्हें आ रहा होगा के वाला केल्विन, यस, उसी आदमी ने थर्मोडायनेमिक्स के लॉज भी दिए थे। आगे बढ़ते हैं। टू सिग्निफाई द डायनामिक नेचर ऑफ हीट विच वाज देन कंसिडर्ड टू बी काइंड ऑफ फ्लूइड। नाउ थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से बना है जिसका है ग्रीक रूट, ये याद रख लो, पेपर में लिखोगे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं फालतू के। थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से आए? ग्रीक रूट से। थर्मो मीन्स हीट, पता है, सबको पता है, और टेम्परेचर अंडर का ये तुम याद नहीं कर पाओगे, रन दो। इफ वी टेक लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मीन्स मोशन ऑफ हीट, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द लॉज। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। सो मतलब इट सिग्निफाइज द मोशन ऑफ द हीट। थर्मोडायनेमिक्स किसे कह सकते हैं? मोशन ऑफ द हीट। और जैसा हमने एनर्जेटिक्स के लिए पढ़ा कि द फ्लो और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इज नो, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट और एनर्जी इज नोन एज एनर्जेटिक्स, वही सेम बात है। Importance of thermodynamics। थर्मोडायनेमिक्स क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? It is important to note that the thermodynamics is concerned only with macroscopic or large-scale properties of matter and make no assumption about the microscopic structure of matter, that is, structure of atom or molecule. Now, यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है याद रखने की, कि जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, थर्मोडायनेमिक्स इज ओनली एंड ओनली कंसर्न्ड अबाउट द मैक्रोस्कोपिक। बड़ी चीजों के लिए थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल प्रॉपर्टी माइक्रोस्कोपिक के लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इम्प्लाइज दैट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर इंडिपेंडेंट of the structure of atom, which in turn means that even if the structure of atom as we know today is modified, the law of thermodynamics are there and their applicability will not change। वही हमने बात करी कि एटम्स जैसी छोटी चीजों के लिए थर्मोडायनेमिक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं है, चाहे हम एक एटम की शेप भी चेंज करें तब भी नहीं। In fact, the laws of thermodynamics were formulated mainly in the 19th century, well before the classical and quantum mechanism description of the structure of atom was understood. It was worthwhile to mention that there has not been even a single example that violate these laws. अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं मिला है जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज वायलेट हुए हैं। इस पैराग्राफ में इतना कुछ पढ़ने के लिए था नहीं। थर्मोडायनेमिक्स
like classical mechanics and classical electromagnetics is exact mathematics science such as blah 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 blah. ये भी नहीं पढ़ने का है. Another important aspect of thermodynamics is that it is exact science and its law can be expressed in terms of mathematical relationship. तो क्या होता है, अनलाइक यू, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं जिन्हें हम मैथ्स के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन से एक्सप्रेस करते हैं. This allows us to derive mathematical equations that can describe and predict the outcome of many chemical and physical processes. This in turn allows us to apply these laws to practically all the branch of science and engineering. ठीक है, इसमें भी ऐसा कुछ पढ़ने के लिए था नहीं. In the context of chemical system, the primary object of thermodynamics is to establish a criterion for determining the feasibility or spontaneity of a given physical or chemical transformation. Secondly, thermodynamics can help in context of chemical system. Primary objective क्या होता है thermodynamics का? Establish a criteria for determining the feasibility. थर्मोडायनेमिक्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इतनी देर में पहली याद रखने वाली बात है जहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है थर्मोडायनेमिक्स का एक रिलेशन बिल्ड करना कि अगर कोई चीज ट्रांसफॉर्म कर रही है फिजिकली केमिकली, तो वो थर्मोडायनेमिक्स में अगर कोई चीज चेंज हो रही है, कोई चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उसका क्या फिजिबिलिटी है, क्या स्पॉन्टेनियसिटी है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थर्मोडायनेमिक्स ने दिए. थर्मोडायनेमिक्स की खास बात क्या है, ये पूरी एग्जैक्ट साइंस है. मतलब इसका हर एक लॉ के इक्वेशन में लिखा जा सकता है, मतलब हर एक मैथ्स के इक्वेशन में आप इसे लिख सकते हो और इनकी इक्वेशन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. कोई रिएक्शन होगा तो या फिजिबिलिटी, इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा, सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हम मैथ से लगा सकते हैं. इसलिए हम थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, इंजीनियरिंग और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है. अब हमें थर्मोडायनेमिक्स किस चीज़ में हेल्प करता है, इतनी देर में पहली बात है जो याद करने की है. थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्ट साइंस है, मैथ से डराइव होता है. तो हम किस चीज़ में यूज कर सकते हैं, कोई रिएक्शन होगा उसकी फिजिबिलिटी जानने में, इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा, सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव करेगा, मूवमेंट पहले याद करो, फिजिबिलिटी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा और रिएक्शन कितना आगे जाएगा. 4 पॉइंट है इसके. फिजिबिलिटी, इक्विलिब्रियम, किस डायरेक्शन में मूव करेगा और किस एक्सटेंट तक मूव करेगा, कितना ज्यादा जाएगा. बस ये 4 पॉइंट है. मैं ऐसा करती हूँ, इसे बोर्ड पे लिख देती हूँ. इफ आई कैन, आई डोंट नो, एक तो मेरा बोर्ड नहीं चलता. हम लोगों को किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, क्या मतलब कैसे करना है, बिकॉज मैंने तुम लोगों के लिए PDF बना दी है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, कैसे लर्न करनी है. शॉर्ट नोट्स और प्रिसाइज डिटेल्ड नोट्स मैंने बना के दे दिए हैं, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके चेकआउट कर लो. हाँ, ये पूरे चैप्टर के डिटेल्ड प्रिसाइज नोट्स हैं. तो यहाँ पे हमने बता रखा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, फिजिबिलिटी रिएक्शन कब होगी, डायरेक्शन कैसे मूव करेगी, एक्सटेंट कितना जाएगी, इक्विलिब्रियम. आगे बढ़ते हैं. तो नाउ पहला क्वेश्चन है SAQ1. इट इज आस्किंग व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन में थर्मोडायनामिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है. अब ये अराउंड 7 मार्क्स का आंसर होगा. तुम कैसे लिखोगे, सबसे पहले तुम थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करोगे. व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स derived from Greek word thermo and dynamics. Thermo means heat, thermo means energy and dynamics means flow. अब now you will describe कि thermodynamics means the flow and the transformation of energy. Energy can be of 3 types, मतलब it can be of many types, but heat, work and light. ये describe करोगे. उसके बाद तुम लिखोगे importance of thermodynamics.
इन अ सिस्टम। अब तुम ये शिट, अब तुम ये वाले ये 4 पॉइंट, अब तुम ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करोगे। मैंने यहाँ पे पॉइंटर वाइज लिख दिया है, बट तुम इन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, और इन्हें पॉइंट्स में लिखना। तुम ये भी लिख सकते हो कि द टर्म थर्मोडायनेमिक्स वाज कॉइन्ड बाय लॉर्ड केल्विन, ठीक है। और अब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ मैक्रोस्कोपिक चीजों के लिए ही एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक के लिए बिल्कुल नहीं है। एंड थर्मोडायनेमिक्स इज प्योरली साइंस, तो हम मैथमेटिक्स से थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन को डेराइव कर सकते हैं। ऐसे इस फॉर्मेट में तुम एक 7 मार्क्स का पूरा आंसर क्यूरेट करोगे, जिससे तुम्हें जेन्युइनली मार्क्स मिलेंगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अब हम 1.3 पे आते हैं, टॉपिक 1.3 पे। ये 1.3 वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा है, करते हैं जल्दी करते हैं सभी। 1.3 थर्मोडायनेमिक्स टर्मिनोलॉजी। नाउ थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी क्या कहती है? A number of terms are used in the study of thermodynamics and these have specific meanings. इन सब का मीनिंग है। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी टर्म्स यूज करती हैं, उन सब का मीनिंग है, सबका होता है। आगे बढ़ते हैं। Let us learn about some of the commonly used terms in this field of thermodynamics. Some of these may appear to be obvious or trivial, but we need to define and understand them so that there is no ambiguity in their usage. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now important चीज, thermodynamic system. Thermodynamic system, a system in thermodynamics is defined as the part of a universe which is under consideration of study. बहुत बड़ी लाइन है, बहुत छोटा सा मतलब है। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम हम किसे कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स। कोई भी चीज इस दुनिया में है, इट एग्जिस्ट, इट्स कॉल्ड अ सिस्टम, बस इसका इतना ही मतलब है। द सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स, बस इतना याद रखो। दिस सिस्टम कैन बी लार्ज और स्मॉल, ये सिस्टम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इट कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। Example, a system could just be a simple and a simpler beaker. अब ये बता रहा है कि एक सिस्टम एक सिंपल सा बीकर भी हो सकता है। तुमने केमिस्ट्री लैब में यूज करा होगा एक बीकर, एक बीकर भी सिस्टम होता है। इस दुनिया में कोई भी एक पर्टिकुलर चीज इज अ कॉल्ड अ सिस्टम। Certain volume of distilled water in a large complex ocean is also a system. तो ये कह रहा है इतना विशालकाय समुद्र भी एक सिस्टम है। चलो आगे बढ़ते हैं। A thermodynamic system must have well-defined boundary that may be real, fixed or movable or imaginary. Now thermodynamic system होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है? एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बाउंड्रीज होनी चाहिए। देखो मैंने अपने नोट्स में ना लिखा भी होगा कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बाउंड्री होना जरूरी है। नाउ जो बाउंड्री होगी दैट कैन बी फिक्स्ड, वो पक्की पूरी मजबूत हो सकती है या मूवेबल हो सकती है। जैसे नॉट अमीबा, इट्स नॉट मूवेबल, बट फिक्स्ड बाउंड्री कैसे होती है? हमारे घर की दीवार है, फिक्स्ड है, एक जगह पक्की है। अमीबा की सेल वॉल मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है, ऐसे याद रख लो। थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहते हैं, जो बाउंड्री होगी वो या तो रियल होनी चाहिए या तो इमेजिनरी। जो ओशन है, जो इतना विशाल का समुद्र है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है अगर तुम देखो, बट तुम कह सकते हो कि तमन्ना जमीन भी तो लग रही है, वो बाउंड्री है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, जमीन के नीचे पानी है। नाउ थर्मोडायनेमिक्स में जो वो होती है दैट कैन बी रियल और इमेजिनरी, और जो रियल है वो फिक्स्ड या मूवेबल हो सकती है। इतना याद रखते हैं। अ कैप्ड ग्लास वायल containing water reaction, figure 1.1 has defined the physical boundary, whereas ozone hole in the stratosphere does not have a real boundary but it have a thermodynamics। हाँ देखो इतना बढ़िया एग्जांपल दिया हमने कि जो एक ग्लास का बीकर होता है दैट हैव अ फिक्स्ड बाउंड्री,
बट जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है उसके अंदर एक होल हो गया है। तो द स्ट्रेटोस्फेयर की कोई ऐसी पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है, राइट? दैट इज इमेजिनरी बाउंड्री, बट स्टिल वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसिडर किया जाता है। Further, these boundary of the system could be either fixed, example a fixed volume container, or movable. Movable जैसे ये पिस्टन वाला ग्लास, इसमें नीचे ऊपर से प्रेशर देते हैं तो जो बाउंड्री होती है वो कंप्रेस हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। In addition, the system may be homogeneous or heterogeneous. Now, system homogeneous भी हो सकता है, heterogeneous भी हो सकता है। एक सेकेंड, हमने यहाँ तक क्या पढ़ा कि एक सिस्टम होमोजेनियस भी हो सकता है। होमोजेनियस मतलब जैसे कि शुगर और वाटर, थोड़ी सी एक चम्मच चीनी और पानी घुल जाती है, तुम उसे सेपरेट नहीं कर सकते, दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, रेत को पानी में डाल दो, हेट्रोजीनियस होता है वो। तो ना हमने सीखा कि सिस्टम होमोजेनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। सिस्टम एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स होता है। सिस्टम की रियल बाउंड्री होनी चाहिए, बाउंड्री कैन बी रियल या इमेजिनरी। रियल है वो फिक्स्ड भी हो सकती है और वो मूवेबल भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। A homogeneous system is the one whose property are uniform throughout. ये प्रॉपर्टी तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर नहीं तुम्हें याद तो यहाँ से देख लो। होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है? जिसकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सिस्टम सेम होती है। A beaker containing an aqueous solution. A beaker containing an aqueous solution of salt or sugar in water is a common example of homogeneous. On the other hand, heterogeneous system क्या होता है? Two or more homogeneous system that are separated by physical property. जैसे मैंने बताया यहाँ पे आ गया सैंड, ये चल नहीं रहा, बट तुम समझ गए ना। हेट्रोजीनियस होता है जो मिक्स नहीं होगा और होमोजीनियस होता है जो मिक्स हो जाते हैं, ये मिक्स नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। सराउंडिंग्स। Surroundings, theoretically speaking, the remaining other than the system part of the universe constitute this surrounding. अब जो भी चीज सिस्टम के अंदर नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम है हमारा, लिखने दे भाई मुझे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा, जैसे मैंने कहा, अब नाउ सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है सॉरी सराउंड, फॉर एग्जाम्पल अब सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग होता है जो हमारा सिस्टम होता है उसके बाहर की चीज, जो हमारा सिस्टम है उसके बाहर की चीज। ये ये मेरी बुक है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है, इसकी बाउंड्री है एवरीथिंग, बट ये जो चीज है ये सराउंडिंग है। सराउंडिंग इज एनीथिंग अदर देन द सिस्टम, बाहर की चीज। ये सिस्टम है हमारा, अरे भैया टाइप करने दो मुझको, ये हमारा, ये हमारा सिस्टम है। अब जो इसकी ये भी बाहर की चीज है, ये पूरी जो बाहर की चीज है ये इसकी सराउंडिंग है। Theoretically speaking, the remaining other than the system is a part of surrounding. The system and its surrounding put together to constitute the universe. However, practically speaking, the surrounding are the part of the universe with which the system can interact. System, अब मैं तुम्हें इस पे लिख के बताती हूँ, एक तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है 5 मिनट में। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स। ठीक, बहुत ही बेसिक सी चीज है, बट ये भैया पेपर में आएगी, ठीक है। नाउ सिस्टम प्लस सराउंडिंग
इक्वल्स टू यूनिवर्स। बट यहाँ पे ये कहता है कि जो क्या कहते हैं, बट यहाँ पे सराउंडिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। सराउंडिंग भी यूनिवर्स का पार्ट है, जिसमें रह के एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सराउंडिंग यूनिवर्स का पार्ट है, जिसमें रहकर सिस्टम अपना थर्मोडायनेमिक फंक्शन परफॉर्म करता है। बस आगे बढ़ते हैं। For example given below, the surrounding of a system of test tube containing distilled water are its immediate surrounding, the laboratory bench, the people around, or may be the laboratory as a whole. हाँ, इसमें बस यही कह रहा है कि ट्यूब के जो बाहर की चीजें हैं वो सराउंडिंग है और जो अंदर का है वो सिस्टम है। Similarly, the ozone hole as the system, अगर हम ओजोन होल को सिस्टम कंसिडर कर लें तो बाकी पूरी स्ट्रेटोस्फेयर सराउंडिंग हो जाएगी। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम जो होता है ना, ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट क्या चीज करती है? बाउंड्री। The type of thermodynamic system depend on the characteristics of boundary. अब किस टाइप का थर्मोडायनेमिक सिस्टम यहाँ पे परफॉर्म होगा वो हमें बाउंड्री बताएगी। ठीक है। If the boundary of the system is such that it allows the transfer of matter and energy between the system and its surrounding through, the system is classified as open system. बहुत ही इजी है। now क्या है कि जो सिस्टम, अब सिस्टम क्या थर्मोडायनेमिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये हमें क्या कौन बताता है? ये हमें उसकी बाउंड्री बताती है। नाउ बाउंड्री कैसे बताएगी? अगर बाउंड्री और सराउंडिंग, अगर सिस्टम और सराउंडिंग, यहाँ पे हम इसे इरेज मारते हैं, यहाँ से हम न्यू बोर्ड निकाल लेते हैं। अगर सराउंडिंग और सिस्टम, ठीक, अगर सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एनर्जी और मटेरियल का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये जो बाउंड्री है ना, इसको हम ओपन बाउंड्री कहेंगे, क्योंकि इसमें से चीजों का आदान प्रदान हो रहा है। ओपन बाउंड्री का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? चाय, तुम कप में चाय पीते हो ना, कप ऊपर से खुला होता है, चाय ठंडी हो जाती है थोड़ी देर रख देते हो तो, वही, क्योंकि एनर्जी कप में चाय में थी, एनर्जी चाय में थी, चाय गर्म थी, वो चाय की गर्मी कहाँ गई? सराउंडिंग में गई, चाय ठंडी हो गई। क्यों? क्योंकि जो बाउंड्री है, जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज खुली हुई है ताकि चीजों का आदान प्रदान हो गया, विच इज कॉल्ड एज ओपन बाउंड्री। A glass test tube, हाँ देखो ये भी यही कह रहा है कि ग्लास टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हॉट वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, क्योंकि एक खुली हुई ग्लास ट्यूब में से आप पानी गिर भी सकते हो, आप पानी भर भी सकते हो, वही वाली बात है अभी जो मैंने तुम्हें चाय का एग्जांपल दिया। द सिस्टम हुज बाउंड्री डज नॉट permit the transfer of matter between the system and surrounding or energy is called। अब अगर कोई बाउंड्री सिस्टम और एनर्जी का आदान प्रदान नहीं करने दे रही हमें, अगर कोई बाउंड्री हमें ये एनर्जी और ये मैटर वेक्टर का आदान प्रदान नहीं करने दे रही, तो अब हम उससे क्या कहेंगे? अब हम उसे कहेंगे क्लोज्ड बाउंड्री है, वो बाउंड्री क्लोज है। अब तुमने चाय का कप लिया, खुला हुआ था वो ऊपर से, तुमने उसके ऊपर, ये है मेरी पानी की बोतल है, ये खुली हुई है,
अब मैं इसमें से पानी गिर भी सकती हूँ, मैं इसमें पानी भर भी सकती हूँ। इट इज अ ओपन सिस्टम। अब मैंने क्या करा, इसमें से ढक्कन लगा दिया, अब इसमें से पानी नहीं गिरेगा। अब ये क्या हो गई है, ये क्लोज्ड बाउंड्री है। अब नाउ क्लोज सिस्टम, अब मैंने जैसे तुम बताया कि ये क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में मैटर का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, पानी नहीं निकल रहा है, बट मैं यहाँ पे ठंडा पानी लाई थी ऊपर, जब मैं आई थी पढ़ाने मैं ठंडा पानी लाई थी, गर्म हो गया, ये एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, बाउंड्री क्लोज है, एनर्जी ट्रांसफर हुई है, तो विच इज अ क्लोज सिस्टम। एन आइसोलेटेड सिस्टम, एन आइसोलेटेड सिस्टम हम कैसे कहते हैं, जो थर्मो स्टील वाली बॉटल्स आती हैं, राइट, उसके अंदर ठंडा पानी रखो ठंडा रहेगा, गर्म पानी रखो गर्म रहेगा ना, उसमें से मैटर पानी का आदान प्रदान हो सकता है, ना ही एनर्जी का आदान प्रदान हो सकता है, ना ही पानी ठंडा गर्म हो रहा है, ना ही पानी लीक कर रहा है। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे डायग्राम में भी बड़े अच्छे से समझा रखा है, या मैंने अपने नोट्स में भी इसे एज अ टेबल एक्सप्लेन करा हुआ है, एक बार इस पे भी नजर मार लेना तुम लोग घर जाके, या तुम लोग घर पे ही बैठे होगे। ये सिस्टम का टाइप क्या होता है, ओपन, यहाँ पे मैटर एक्सचेंज होता है, बिल्कुल होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, बिल्कुल होती है, एग्जाम्पल बॉइलिंग वाटर इन अ पैन। यहाँ पे सिस्टम क्लोज, मैटर चेंज होगा नहीं, क्योंकि पानी की बोतल हमने बंद कर दी। एनर्जी, हाँ ठंडा पानी लाई थी गर्म हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम, मैटर चेंज होगा एक्सचेंज होगा नहीं, एनर्जी ट्रांसफर होगी बिल्कुल भी नहीं। थर्मोफ्लास्क इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ इट। If the suitably capped glass test tube containing hot water is placed inside a thermoflask, or it is wrapped with thick thermally insulating material, it would become an isolated system. Then neither the matter or energy exchange would be possible between the system and surrounding. हाँ बिल्कुल सही बात है। वो कह रहा है कि अगर टेस्ट ट्यूब पे एक वो कहता है रिफ्लेक्टिव सरफेस लगा दें, तो अब उसका जो पानी है वो भी ठंडा या गर्म रहेगा, पानी का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, तो हम उसे आइसोलेटेड भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। डिफरेंशिएट बिटवीन, अब नाउ हम SAQ2 पे हैं, क्या ये क्या कह रहा है, differentiate between open and closed and isolated system with the help of example and suitable example. Provide your own example. Okay, beautiful. Now यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाँ इस वाले आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स में इसे, अगर ये क्वेश्चन आ गया 7 मार्क्स में तो कैसे एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पे हम सबसे पहले, एक तो ये चलता नहीं है, सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम क्या लिखेंगे कि एक सिस्टम और एक सराउंडिंग को सेपरेट क्या करती है, बाउंड्री। बाउंड्री के बारे में बात करना है तो बाउंड्री लिखेंगे। एंड व्हाट इज अ बाउंड्री, बाउंड्री डिसाइड करती है कि कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन इस सिस्टम के अंदर हो सकता है, बाउंड्री डिसाइड करती है, ठीक है। और बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री एक सिस्टम के बाहर की बाउंड्री होती है। अब ये ऊपर वाली लाइन चेप देंगे हम कि एक बाउंड्री रियल इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल बाउंड्री फिक्स्ड या इमेजिनरी फिक्स्ड हो सकती है, या मूवेबल हो सकती है, ठीक है। अब नाउ हम ये वाला क्वेश्चन है SAQ2, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल। अब इसे, अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आएगा तो हम इसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले हम बाउंड्री एक्सप्लेन करेंगे। बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री इज द आउटर कवरिंग, बाउंड्री सेपरेट्स अ सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री एक सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। नाउ एक जो बाउंड्री होती है वो डिसाइड करती है कि ये सिस्टम कौन सा थर्मोडायनेमिक फंक्शन यूज कर सकता है, कैसे, और फिर हम ये वाली टेबल शेप देंगे, और इस टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे, वरना इस टेबल को भी लिख दोगे 7 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे, मैं बता रही हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं 1.32 स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ये जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, ये जो छोटे छोटे बॉक्स है, वी ऑल नो द थर्म, यहाँ पे मुझे
जो भी इम्पोर्टेंट लगा था वो चीज़ें भी मैंने अपने नोट्स में ऐड कर रखी हैं यहाँ पे, जैसे कि स्टेट द सिस्टम, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे बॉक्सेस से ली हुई हैं। तो तुम लोग डेफिनेटली जाके मेरे नोट्स चेकआउट कर लेना, बिकॉज मुझे पता है कि तुम लोगों ने पेपर से बहुत दिन पहले नहीं देख रहे हो ये वीडियो, पेपर से एक आधे दिन पहले देख रहे हो। तो यहाँ पे टाइम यूटिलाइज करना सीखो। मैंने नोट्स बना दिए हैं, ये बहुत ही डिटेल्ड है, प्रिसाइज है, कट टू द पॉइंट है। इन्हें पढ़ लोगे तभी तुम्हारा चैप्टर बहुत आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। State of a system. We have so far defined a thermodynamic system and its type. Let us raise a question. How do we characterize or describe a thermodynamic system? It is obvious that different systems, say water in a test tube or ozone hole, would have different description. One of ways of characterizing or defining a thermodynamic system is in terms of measurable physical properties like pressure, temperature, volume, etc. That is, we specify the physical property of a system. We can say we have defined the state of the system. These properties are known as thermodynamic properties. इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ है नहीं, सच बताऊं तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, एंड द थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, बिकॉज these depend on the given state of the system, not on the past history. अब हम इन्हें स्टेट वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल का मतलब होता है ये बदल सकता है, और स्टेट मतलब एक चीज की सिचुएशन के ऊपर। अब ये स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, दीज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम नॉट ऑन द पास्ट हिस्ट्री। ये एक सिस्टम के करंट स्टेट के बेसिस पे अपने आप को बदलते हैं, इसे ये स्टेट वेरिएबल्स कहा जाता है। Further, a state variable which depend on other variable is called as dependent variable. और अगर एक स्टेट वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अगर टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है तो हम टेम्परेचर को डिपेंडेंट वॉल्यूम कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। And the variables which are independent are which यहाँ पे अगर टेम्परेचर, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, अगर यहाँ पे टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है तो टेम्परेचर हो गया डिपेंडेंट, क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर हो गया डिपेंडेंट, और वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम कह रहा है भैया हम पे डिपेंड करो, और टेम्परेचर हम पे डिपेंड करो, हम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वॉल्यूम इंडिपेंडेंट हो गया है और टेम्परेचर हो गया डिपेंडेंट, ठीक है। For example, if we have the sample of ideal gas taken in a cylinder filled in a piston, then according to ideal gas equation PV equals to nRT, we can write V equals to nRT upon pressure. The volume of gas is dependent on that. अब यहाँ पे इनने एग्जाम्पल देके समझाया, जो मैंने तुम्हें बात बताई है वो इनने एग्जाम्पल देके समझाई है। तुम इतना समझ लो, जो चीज किसी और पे डिपेंड करती है वो डिपेंडेंट हो जाती है, और जिस चीज पे डिपेंड करती है वो इंसान हो जाता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं। 1.3.3 Extensive and intensive variables. Thermodynamics variable of a given system can be divided into two groups, that is intensive and extensive variables. Intensive variables क्या होता है? Intensive variables are the ones whose value is independent of the amount of mass of the system, whereas extensive variable depend on the amount of system. Now intensive variables क्या होता है? Intensive variables क्या होते हैं? इंटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं मास के, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम में कितना मास है। दे आर नोन एज इंटेंसिव वेरिएबल्स, और जो मास पे डिपेंड करते हैं सिस्टम के, दे आर नोन एज एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर इज एन एक्सटेंसिव
ग्लूकोज, ब्ला ब्ला ब्ला। अब जो ये वाला पूरा पैराग्राफ मैंने स्किप करा है ना, ये चीज की मैंने टेबल बना दिया तुम लोगों के लिए, तो इसे जाके घर पे याद कर लेना। जैसे कि टेम्परेचर यहाँ पे लिखा है इज एन इंटेंसिव, ये अमाउंट पर डिपेंड करता है? बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, मास पे डिपेंड करता है? बिल्कुल। जैसे कि 2 लीटर एक्सेट्रा। जैसे टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर कितना भी हो सकता है वो किसी चीज के, जैसे कि मैं 60 किलो की इंसान हूँ, अब मेरा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। अब एक 100 किलो का आदमी होगा, उसका भी टेम्परेचर 37 ही होना चाहिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये मास पे डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर, थोड़ा बहुत करता है बट इतना नहीं करता। लेकिन जो वॉल्यूम होता है, एक वॉल्यूम, एक एक 1 लीटर की बोतल में तुम 1 लीटर पानी ही भर सकते हो, 2 लीटर पानी नहीं भर सकते हैं। ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, या अमाउंट पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बीकर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने निमोनिक भी दिया है, अगर तुम्हें याद ना हो तो याद करने के लिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। The ratio of extensive variable to the mass of system is called a specific property. अगर हम कोई भी extensive variable, पेन की बैच रही गई, शांत होता है। अब नाउ ये कह रहा है कि कोई भी एक्सटेंसिव वेरिएबल, कोई भी एक्सटेंसिव, मेरे पेन की बैटरी चली गई तो मैं उंगली से कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा देखना। अगर कोई भी एक्सटेंसिव वेरिएबल को हम मास से डिवाइड करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। अगर हम कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर दें तो हम उसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कहेंगे। नाउ अब तुम्हें पता है यहाँ पे क्या किया है? अगर हम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड करेंगे तो हमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी मिलती है, बट ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक होती है, ये उस पर अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगी। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर मास या फिर मोल्स से डिवाइड करोगे तो तुम्हें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड करोगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मोल से डिवाइड करोगे तो हमें जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी वो इंट्रिंसिक ही मिलेगी। ठीक है, अब नाउ हम SAQ-3 पे आते हैं। कैटेगराइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इनटू एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। ये वाला क्वेश्चन, ये तो इजी है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में ही करना है। अब हमने यहाँ पे क्या सीखा था कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सिस्टम पे कौन कौन सी, एक सेकेंड में ये थोड़ा सा इरेज कर, अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अमाउंट एक्सटेंसिव है वो हम देखते हैं। वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है। वॉल्यूम उस पर साइज पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था 1 लीटर की बोतल में तुम 1 लीटर ही पानी भर सकते हो, 2 लीटर नहीं भर सकते, आधा लीटर भर सकते हो, तो ये एक्सटेंसिव है। जो ये बताया एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब मैं तुम्हें मुंह से ही बोल के बता दे रही हूँ। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। एरिया, ये भी एक्सटेंसिव है।
टेम्परेचर इंटेंसिव है, एनर्जी एक्सटेंसिव है। तो यहाँ पे बस एनर्जी, एरिया और वॉल्यूम, यही 3 प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है, बाकी सारी इंटेंसिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1.34 अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1.3.4 thermodynamic processes, इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक। In our discussion so far, we have learned that the thermodynamic system, their types and their variable that characterize the state of a given system. When a thermodynamic system undergo a change in its state, we call it thermodynamic process has occurred. अगर कोई भी रिएक्शन में कोई भी बदलाव होता है, हम उसे क्या कहते हैं कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ है। अगर हम यहाँ पे अब एक एग्जांपल दिया, मैं तुम्हें इसे समझाती हूँ कि क्या कहता है कि अगर हम एक बीकर में 150 ग्राम पानी लेते हैं, अब हम 150 ग्राम पानी को, बीकर को हम गैस पे रख देते हैं, हम उसे 50 डिग्री सेल्सियस तक उबालते हैं, विच इज हाफ द बॉइलिंग पॉइंट। तब पानी में कुछ बदलाव होंगे, उस बदलाव को क्या कहेंगे कि एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस ने आकर लिया है। In the course of a thermodynamic process, the system can undergo exchange of matter energy with the surrounding. Now, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हमने इतनी देर से क्या पढ़ना है कि एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में मैटर और एनर्जी का दान प्रदान सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A thermodynamic process or a change in state is clearly defined by specifying the initial and the final state. अब एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अब हम एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कैसे बताते हैं कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ने काम किया है। अब हम बताते हैं कि एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, एक इक्वेशन कैसे काम करती है, जब हम उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट को विजुअलाइज करते हैं, हम उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यू मे नोट हियर दैट इन द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड हियर only one thermodynamic parameter via the temperature has undergone a change, whereas other parameter like volume, pressure does not have any significance. Thus, for a change in the state of thermodynamic process to occur, at least one of the thermodynamic variable must change. अब ये क्या कह रहा है कि एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होने के लिए एटलीस्ट एक वेरिएबल का बदलना जरूरी है, चाहे टेम्परेचर बदले, वॉल्यूम बदले, प्रेशर बदले। जब तक एक वेरिएबल बदलता नहीं है तब तक हम कंसिडर नहीं कर सकते कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ने काम किया है। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रोसेस वेयर नन ऑफ द ये कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। The answer is obvious. If none of the thermodynamic variable characterizing the state of a system undergo a change, the state of the system remain unchanged and it has not undergone any change. अब ये क्या, ये ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था कि क्या एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो सकती है अगर किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं होता? तो इसका क्या जवाब है, नहीं, क्योंकि अगर कोई वेरिएबल चेंज ही नहीं होता तो सिस्टम में बदला क्या, तो इसका मतलब है कि कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ, इसलिए वो इक्वेशन में कुछ बदलाव ही नहीं हुआ, ना कोई टेम्परेचर बदला, प्रेशर बदला, कुछ नहीं बदला। However, sometime it may so happen that the system undergo a number of changes in state such that it comes back to its initial state with the same characteristics. Such as process is known as cyclic process. अब यहाँ पे ये क्या समझाते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिएक्शन इतनी ज्यादा बदल जाती है ओवर द कोर्स ऑफ द पीरियड कि फॉर एग्जांपल अब कभी कभी क्या होता है कि ना कुछ इक्वेशन इतनी ज्यादा बदल जाती हैं इन द रिएक्शन कि वो रिएक्शन बदलते 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 अपनी इनिशियल स्टेज पे ही आ जाती है। रिएक्शन तो हुई थी बट इतनी ज्यादा रिएक्शंस हुई थी कि वो अपने इनिशियल स्टेट पे ही आ जाती है, एक पूरा गोल चक्कर घूम के आ जाती है। ऐसी प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेसेस। ओके, अब हम इसे मिटा देते हैं। Different types of thermodynamic processes are given below. Some of these thermodynamics occur in a such way
दैट वन ऑफ द वेरिएबल डज नॉट चेंज। ठीक है, अब आगे हमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। सच बताऊं तो इन चीज़ों से ज़्यादा ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें तुम लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ी होंगी, और कोई सी कंपटीशन के लिए भी जाओगे तभी ये ग्राफ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस। ये वाले ग्राफ बहुत अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज ये पेपर में बनाओगे तो एग्जामिनर वही है ना, थूक मार के पैसे वही बात है ना कि एग्जामिनर घर पे आके मार्क्स देके जाएगा। तो हम इसे पढ़ते हैं कि व्हाट आर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। आइसोथर्मल प्रोसेसेस, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी बताई हुई है, आइसोथर्मल। ओके, as is obvious from the name, it is the process in which the temperature of the system remains constant. यहाँ पे क्या होता है कि temperature of the system remains constant. आइसोथर्मल प्रोसेसेस क्या होती हैं? अब देखो ना, वर्ड से तोड़ लो। आइसो मीन्स सेम और थर्मल मीन्स हीट। यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। वहाँ पे एक ऐसी इक्वेशन होती है जहाँ पे सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में जो एनर्जी और हीट का ट्रांसफर होता है, जैसे भी हीट का ट्रांसफर होता है, दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो बदलाव नहीं करेगा। मैंने अपने नोट्स में भी ये चीज मेंशन करी है यहाँ पे। ओके, नीचे आता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेसेस। यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। एडियाबैटिक प्रोसेसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जहाँ पे हीट कांस्टेंट रहती है इंसुलेटेड सिस्टम में। ये चीज हम इस टेबल से बेहतर समझ सकते हैं। क्या आइसोथर्मल क्या होता है? यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे कि बर्फ 0 डिग्री पे अगर पिघल रही है, दैट इज अ वेरी कांस्टेंट टेम्परेचर। एडियाबैटिक में क्या होता है? हीट एक्सचेंज नहीं होती, हीट एक्सचेंज नहीं होती। जैसे कि थर्मोफ्लास्क की बात करी थी हमने कि अगर हम उसमें पानी रख दें तो गर्म का गर्म पानी रहेगा, ठंडे का ठंडा पानी रहेगा, वहां पे हीट ही नहीं ट्रांसफर होती। दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रेशर के लिए यूज होता है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहता है? अगर हम किसी पैन में पानी उबाले, सराउंडिंग और प्रेशर के बीच में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये सारे प्रोसेस याद कर लेना। आई डोंट थिंक सो कि मैं इसमें ग्राफ इंक्लूड नहीं कर पाई, तो ग्राफ तुम लोग इसकी पीडीएफ को तुम लोग प्रिंट आउट करोगे ना, तो ग्राफ अपने हाथ से बना लेना। मैंने बना नहीं पाई इसमें से, तो ये मैंने तुम्हें उस टेबल से समझा दिया। अब ये पढ़ते हैं। These processes for a gaseous exchange can be represented in terms of PV diagram called indicator diagram. ये चीजें हम PV ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। ये जो ग्राफ थे ना, जैसे कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ क्या कहलाता है? इंडिकेटर। पीवी ग्राफ क्या कहलाता है? इंडिकेटर डायग्राम, क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं कि कौन सा प्रोसेस हुआ है। In order to move on to the laws and heat capacity that you would learn in your earlier classes, it is essential to clearly understand the definition of work and heat and the distinction between the two, so as to understand the exchange of energy between a thermodynamic system. अब हम SAQ 4 पे आ गए। हम SAQ 4 का पहले बी पार्ट करते हैं। कैन अ साइक्लिक प्रोसेस बी अ वन स्टेप प्रोसेस? एब्सोल्युटली नहीं। एक साइक्लिक प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जस्ट टू मेक इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। इट इज अ वे मल्टी स्टेप प्रोसेस। ये वन स्टेप बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो एब्सोल्युटली नो।
इसे तुम लोग थोड़ा सा और डिटेल में लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज meant by a thermodynamic system? A thermodynamic system is a system which consists of a system and a surrounding. फिर हम बाउंड्री डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ पे क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम, ये वाली चीजें डिस्क्राइब करे जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे फ्लो में जाएगा ये सारी चीजें। अब हम 1.4 पे आ गए हैं, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वी ऑल डू द वर्क and know it as activity that requires muscular or mental effort. The muscular effort typically involves pulling or pushing or lifting object. In each of these, when we exert a force on a body, such as the body moves from one place to another, that is, it gets displaced, we say work has been done. Greater the displacement, more the work. If, however, there is no displacement, there is no work. ये चीज़ हम अंडरलाइन करेंगे, एक सेकेंड। For example, suppose you start pushing a wall. There is no work, irrespective of the force applied to the wall, as the wall does not move. These examples on mechanical work can be used to give a definition of work. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि वर्क बहुत तरीके से करा जाता है। मस्कुलर वर्क भी होता है, मेंटल वर्क भी होता है। मेंटल वर्क क्या होता है? जो अभी हम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा बहुत सारा दिमाग खबर है, ठीक है, दैट इज अ मेंटल वर्क। फिजिकल वर्क क्या होता है? जो मस्कुलर वर्क होता है, हमने एक चेयर पुश करी, पुल करी, हमारी मेहनत लगी। अभी यहाँ पे एक और चीज मैंने अंडरलाइन करी है, विच इज कॉल्ड, अगर कोई चीज हिलती ही नहीं है तो उसका मतलब है कि काम हुआ ही नहीं। एक काम को होने के लिए एक चीज का हिलना जरूरी है। अगर मैं दीवार पे धक्का मारने लगूं तो दीवार तो नहीं हिलेगी। इसका मतलब है वहां पे रिगार्डलेस मैंने फोर्स अप्लाई किया है, मैं दीवार पे धक्का मार रही हूँ, ठीक है, मैं दीवार पे धक्का मार रही हूँ, दीवार नहीं हिल रही, लेकिन बट मैंने धक्का तो मारा, मैंने फोर्स तो अप्लाई करी, बट हम ये नहीं कह सकते कि वर्क हुआ है। वर्क इज नॉट डन इन दिस केस। Let us see the consequence of applying a force in the example given below. We find that the application of force causes an increase of kinetic energy in the object. Thus, there is a transfer of some kind of energy from the person to the object. This kind of energy is called work. Now, एक आदमी ने धक्का मारा दीवार पे, इसे हमने वर्क का, क्योंकि कुछ काइंड ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, विच इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, बट कोई वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि दीवार हिल नहीं रही है। Therefore, we may define work as a transfer of energy via force. What is work? Work is transfer of energy via force. You may see the figure given below the margin that the force applied on the block as it moves a distance s. वर्क का फॉर्मूला तो तुम लोगों को सबको पता ही होगा ना, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क का फॉर्मूला ही होता है। यहाँ पे वर्क होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट, एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों चीजों के बिना वर्क हो ही नहीं सकता। तो इतना ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखो। अरे वाह, यहाँ पे दिया भी है कि वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। यहाँ पे वर्क कैसे होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से। अगर कोई चीज डिस्प्लेस नहीं करती तो हम ये मानते ही नहीं है कि वर्क उस पे हुआ है। There can be transfer of energy from an object also. Suppose an object is in motion and a person slows down by applying force in the opposite direction of the motion. In such case, kinetic energy of the object would decrease. An equivalent amount of energy will be transferred from the object to the person. We say negative work किसे कहते हैं? अगर एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसे यहाँ पे फोर्स दे रही हूँ इस डायरेक्शन में, बट मैं इसे यहाँ पे रिटार्डेशन दे रही हूँ, मैं यहाँ पे इसे फोर्स तो दे रही हूँ, बट मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर रही हूँ जहाँ पे इसे रिटार्डेशन दे रही हूँ, यहाँ पे भी मैं कुछ दे रही हूँ इसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जितनी फोर्स है यहाँ से कट जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाती है। इस ऑब्जेक्ट का जो क्या कहते हैं गति थी, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड है, वो डिक्रीज हो जाएगी, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये नेगेटिव वर्क है। The energy transferred to or from an object by means of force acting on the object. ये तुम याद कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। However,
However, in the thermodynamic process, we get more specific when we define work. A quantity of energy that flows across boundary of a system by means of force, a change in its initial and completely convertible into lifting of mass. Work appears, यहाँ पे ये वाली लाइन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है कि work appears only at the boundary of the system, and second, it appears only during the change in the state. एक work boundary of a system पे act करता है, वहाँ पे दिखता है, और it appears या फिर work दिखता है एक जब एक सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है, कोई सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है, या तो किसी सिस्टम का स्टेट चेंज हो, सॉलिड लिक्विड गैस में अगर वो चेंज हो तब हम कहेंगे कि एक वर्क हो रहा है, या फिर उसकी बाउंड्री पे अपीयर हो जाएगा कि वर्क हो रहा है। क्योंकि अगर हम, ये फोन का कवर है, अगर मैं इसे फोर्स दूं, ये बेंड हो रहा है, वर्क हुआ है इस पे, क्यों? क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है वो चेंज हुई है, ठीक है। Thus the unit of work is joules, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, और 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, ये भी याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में डेफिनेटली चली आएगा। अब हीट के बारे में पढ़ते हैं। Let us now understand what is heat. Heat is another type of energy. Heat is another type of energy in transit. Suppose we take two bodies at different temperature. हम दो बॉडी लेते हैं different टेम्परेचर पे, and bring them in thermal contact with each other. अब हमने दो बॉडी ली है अलग अलग टेम्परेचर की, ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमने इन्हें कांटेक्ट पे लाया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में ना एनर्जी का आदान प्रदान होगा, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होगी। अगर हम, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही थी, मैं ठंडा पानी लाई थी, बट कमरा तो गर्म है, यहाँ पे एसी नहीं चल रहा है, यहाँ पे बस पंखा चल रहा है। मैं फ्रिज का ठंडा पानी लाई थी विच वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, बट रूम का टेम्परेचर इतना गर्म था कि बॉटल का पानी और सराउंडिंग में हीट का ट्रांसफर हुआ है। एक एग्जांपल दिया जो तुम लोग पढ़ सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है। Further decrease is due to the loss of heat during the mixture in the surrounding, which are assumed to be at lower temperature, such an energy transfer that take place between at a temperature difference is called as heat flow. जब किसी दो चीजों के बीच में हीट का ट्रांसफर होता है, अगर एक चीज बर्फ है, एक चीज 0 डिग्री सेल्सियस पे है और एक फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, अगर हम इन दोनों को साथ में रख दें तो जो हीट और एनर्जी का आदान प्रदान होगा इसे कहेंगे हीट फ्लो। हीट फ्लो हुई है, हीट ट्रांसफर हुई है, एंड एनर्जी सो ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड हीट, और जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसे क्या कहेंगे? एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड हीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक थर्मोडायनामिकल डेफिनेशन दी हुई है हीट की, कि a heat is a form of exchange at the boundary between the system and its surrounding by virtue of a difference in temperature between them and flows from point to higher। हाँ ठीक बात है, एक जो हीट होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे मूव करती है, जैसे एक ऑस्मोसिस, जैसा ऑस्मोसिस होता है वैसे ही हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे आती है। यू शुड टेक note of two important aspect of the definition. First is, यहाँ पे बताया कि definition में दो चीजें important है, that heat appears only at boundary of the system, heat boundary of a system पे appear होती है, and secondly heat appears during the change. Now ये दोनों point आपके golden points हैं, ये आपको याद रखने हैं। Heat is also a form of energy in transit, so its unit heat की energy क्या होती है? जूल, क्योंकि वो भी एक टाइप की एनर्जी ही है। We should note the heat is an algebraic equation of magnitude as well as the sign. Heat पॉजिटिव होता है जब एनर्जी ट्रांसफर, जब सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर एनर्जी जाती
जब एक सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट जाती है तब हीट पॉजिटिव होती है। जब एक सिस्टम हीट लूज करता है सराउंडिंग में तब हीट नेगेटिव हो जाती है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कराया है, एक सेकेंड, ये रहा। अगर सिस्टम के अंदर हीट आ रही है सराउंडिंग से तो हीट पॉजिटिव है। अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रहा है तो वो नेगेटिव हीट फ्लो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीट इज सेड टू बी नेगेटिव इन आगे बढ़ते हैं। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, अब यहाँ से थोड़ा सा मैथमेटिक्स शुरू होता है तो दिमाग खोल के बैठना। यहाँ पे हीट कैपेसिटी की बात हो रही है। Suppose we transfer a certain amount of heat Q to a system, its temperature would increase by certain delta T. So the temperature of the system to be increased to a certain value, delta Q is the quantity of heat must be equal. ऐसा कुछ है नहीं इसमें। Q is heat capacity. Heat capacity क्या होता है? Amount of heat required to raise temperature or decrease the temperature. Q क्या है? Q is the amount of heat required to raise or to decrease the temperature of the equation. ये क्या है? Q equals to C delta T. अब डेल्टा टी को हम टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, बट ऐसे याद कर लो, ज़्यादा फीजिबल है। अब यहाँ पे C क्या है? C रिप्रेजेंट करता है हीट कैपेसिटी। C है, C इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो यहाँ पे अब यहाँ पे और तरीके से तोड़ मोड़ के इक्वेशन बनाने दिखाइए, ये हमारे काम की नहीं। आगे बढ़ते हैं। Heat capacity C of a given system is defined as the amount of energy. ये जैसे मैंने ऊपर बताया, heat capacity is known as amount of heat needed to raise the temperature of a system by 1 degree Celsius. ये बहुत ही important लाइन है, इसको याद रख लेना, ये बहुत important है। Its units are joule per Kelvin or joule per Celsius. It is observed that the quantity of heat required to raise the temperature of a given mass of a substance by a certain value depend on its nature. अब जब हीट रिक्वायर्ड करते हैं, जब हमें हीट की रिक्वायर्ड है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ना, टेम्परेचर हम कैसे बढ़ाएंगे, वो चीज़ किस पे डिपेंड करती है, वो नेचर पे डिपेंड करती है कि सामान किस तरीके का है जिसका हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Further, the transfer of heat to a system can be done under different condition. If the transfer of heat is done under the condition of constant volume, अगर constant volume के अंदर टेम्परेचर हीट दी गई है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, then heat capacity is known as heat capacity at constant volume, CV कहते हैं फिर उसे हम। and if the transfer, और अगर ट्रांसफर कांस्टेंट प्रेशर के अंदर हुआ है तो हम उसे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। ये तो बहुत इजी है, ये तो उसमें तो कुछ याद करने वाला भी नहीं है। यहाँ पे है, let us take two balls of copper having different masses. These would require different amount of heat to raise the temperature by a certain value, let's say 1 Kelvin. That is, these would have different heat capacities. These sound ambiguous. The two balls of same material have different heat capacities. In fact, it is due to the difference in their masses. तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने दो कॉपर के बॉल ले ली हैं तो इन दोनों का जो हीट कैपेसिटी होगा ना, वो डिफरेंट होगा। अब ये तो बड़ी अजीब बात कर रहे हो कि मैडम, आप तो बड़ी अजीब बात कर रहे हो कि जो जब मटेरियल दोनों बॉल्स का सेम है तो इनकी हीट कैपेसिटी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि बेटा ये वाली बॉल छोटी है, ये वाली बॉल बड़ी है, इनके मास पे भी हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है। मटेरियल सेम है तो मास तो डिफरेंट है। Therefore, it is convenient to define the quantity of heat capacity per unit mass or specific heat capacity. इसलिए हम हीट कैपेसिटी को पर यूनिट मास या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे दिया है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, द कॉरस्पॉन्डिंग हीट कैपेसिटी आर नोन एज मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो ये बात इतना याद रखने वाली नहीं है, ये बस एक बार आंखों के सामने से निकाल के चले जाना। अब यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल दे रखा है, 20.70 किलो जूल ऑफ हीट
was supposed to 5 mole of water at 25 degree Celsius and the temperature of the water increased by, ये फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है, ये फाइनल टेम्परेचर है 80 और ये इनिशियल टेम्परेचर है 25। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का क्या था, Q इक्वल्स टू C डेल्टा T, ठीक है। अब हमें हीट कैपेसिटी निकालनी है, हीट कैपेसिटी क्या था, C हो गया Q अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब यहाँ पे Q सीधा सीधा दिया है, T हमें फाइंड कर लिया, अब हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। एग्जाम्पल तो इजी है, ये कर लेना। The value of Cp and Cv for a given solid liquid system are not much different. However, these gaseous systems, the difference in their value is significant, and for an ideal gas, it is to be given as for. ये वाली इक्वेशन याद है, इम्पोर्टेंट है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यह है हीट कैपेसिटी एक मोल सब्सटेंस के लिए एट अ कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी at a constant volume for 1 mole of substance is equals to R है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। R गैस कांस्टेंट को कहते हैं, ये हमने 10th में ही पढ़ा था, इसमें इतना कुछ है नहीं। अब हम आ गए हैं SAQ 5 पे। SAQ 5 पे हम पढ़ते हैं 0.5 mole of an ideal gas is taken into a container at 298 Kelvin. By what amount, give units as well, would its heat capacity at a constant pressure be more than its heat capacity at constant volume? बहुत इजी सा सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस क्या दिया है, अमाउंट ऑफ गैस क्या दिया है 0.5 मोल, 0.5 मोल। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, आइडियल गैस इक्वेशन है। हीट कैपेसिटी Cv एंड Cp के बारे में बात हो रही है यहाँ पे जी, ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस में क्या होता है, अब यहाँ पे Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, अभी हमने ऊपर भी ये पढ़ा है, बट ये पर यूनिट मोल है। पर यूनिट मोल कैसे लेंगे, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू N इंटू R, नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पे Cp माइनस Cv इक्वल्स टू 0.5 इंटू 8.314, ऐसी यही होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इसे हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है। इसका आंसर है 4.157 किलो जूल, सॉरी जूल पर केल्विन। ये क्या कहते हैं, ये इसका ध्यान रखना तुम लोग, ये वाली SI यूनिट्स का, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। Ideal gas is taken into a container at 298 Kelvin. By what amount, give units as well, would its heat capacity at a constant pressure be more than its heat capacity at constant volume? बहुत इजी सा सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस क्या दिया है, अमाउंट ऑफ गैस क्या दिया है 0.5 मोल, 0.5 मोल। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, आइडियल गैस इक्वेशन है। हीट कैपेसिटी Cv एंड Cp के बारे में बात हो रही है यहाँ पे जी, ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस में क्या होता है, अब यहाँ पे Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, अभी हमने ऊपर भी ये पढ़ा है, बट ये पर यूनिट मोल है। पर यूनिट मोल कैसे लेंगे, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू N इंटू R, नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ पे Cp माइनस Cv इक्वल्स टू 0.5 इंटू 8.314, ऐसी यही होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इसे हम
कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है। इसका आंसर है 4.157 किलो जूल, सॉरी जूल पर केल्विन। ये क्या कहते हैं, ये इसका ध्यान रखना तुम लोग, ये वाली SI यूनिट्स का, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हम आप पढ़ लें 1.5, टॉपिक 1.5 दैट इज रिवर्सिबल अनरिवर्सिबल प्रोसेसेस। नाउ अगर ये चीज़ तुम बुक से पढ़ने जाओगे दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो मैं तुम्हें इजी टर्म्स में समझाती हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये सारी चीज़ें अपने नोट्स में भी बहुत प्रिसाइजली लिखी हुई हैं, डिटेल में। सो तुम वहाँ से भी चेकआउट कर, तो तुम्हें वहाँ से भी चेकआउट करना है, इसके बाद वहाँ पे जाके पढ़ना तमीज से, ओके। तो बेसिकली क्या होता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो और परफेक्ट होता है, मतलब दे आर वेरी स्लो, इतने ज़्यादा स्लो होते हैं कि वो परफेक्टली काम करते हैं, वो इतने ज़्यादा स्लोली काम करते हैं कि वो अनरियलिस्टिक है, मतलब तुम्हें पानी पीने में 1000 साल लगे, इट इज़ दैट अनरियलिस्टिक, ठीक है। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट और रियल होता है, बट वो इतने ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं कि वो एफिशिएंट नहीं होता, मतलब ढंग से नहीं हो पाता, फिर जो रिएक्शन होनी होती है वो ढंग से नहीं हो पाती। अब नाउ केमिकल रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी से इस कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज मत करना, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक गैस है एक सिलेंडर के अंदर, ठीक है, और एक सिलेंडर के अंदर हमारे पास गैस है और उसके ऊपर हमारे पास मासलेस पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन ऊपर नीचे होके कंप्रेशन और एक्सपेंशन करता है, जैसे नॉर्मली एक देखा होगा ना तुमने, एक चेम्बर के अंदर गैस है, उसके ऊपर तुमने पिस्टन लगा रखा, पिस्टन को नीचे करोगे कंप्रेस होगी गैस, पिस्टन को ऊपर करोगे एक्सपैंड होगी गैस। नाउ अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस करना है तो हमें एक बहुत ही बड़ा वेट लेना है। नाउ फॉर इमेजिन अगर हमने उस गैस चेम्बर के ऊपर 1 kg वेट रख दिया सडनली, तो ना जो पिस्टन होगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से गैस को दबाएगा। अब वो इतने ज़्यादा प्रेशर से गैस को दबाएगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स को स्पेस तक नहीं मिलेगी एडजस्ट करने के लिए। नाउ वो बहुत ज़्यादा ही सडनली कंप्रेस कर जाएंगे, तो विच इज़ नॉट एफिशिएंट। हमें कंप्रेशन तमीज से चाहिए होता है। तो इससे क्या डर होता है कि बीकर भी टूट सकता है इन ऐसी हरकतों से। अगर हमने सडनली उसको निकाल लिया पिस्टन को, तो गैस अचानक से लिबरेट नहीं कर पाएगी, तो दैट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तुम सडन एक्सपेंशन, सडन चीजें कर रहे हो। नाउ जो वर्क डन इन एक्सपेंशन होता है दैट इज नॉट इक्वल टू वर्क डन इन कंप्रेशन, ओके। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लैक बोर्ड, ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वर्क डन इन compression is not equal to work done in expansion। ये चीज हमेशा याद रखना है कि work done in compression is never equal to work done in expansion। that is very that is very important। unless some work is wasted in surrounding, काफी सारा वर्क जो होता है वो सराउंडिंग में वेस्ट हो जाता है ऐसे ऐसे काम करने से, फास्टली काम करने से। अब जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमने क्या चीजें समझ ली कि वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, सडन प्रेशर चेंज होता है, वर्क लॉस होता है, रियल होता है बट इनएफिशिएंट होता है। क्या 4 चीजें हैं, हम दोबारा से लिखेंगे क्लियर बोर्ड। अब नाउ हमने क्या सीखा कि क्या कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की 4 मेन चीजें क्या होती हैं, वेरी फास्ट लाइक वेरी सडन, फास्ट लाइक सडन, सडन प्रेशर चेंज होता है यहाँ पे, सडन
प्रेशर चेंज, यहाँ पे बहुत ज्यादा सडनली प्रेशर चेंज होता है। यहाँ पे और क्या होता है, वर्क बहुत ज्यादा लॉस्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, वर्क बहुत ज्यादा लॉस्ट होता है। और क्या होता है, ये रियल है बट इनएफिशिएंट है, ये रियल है एंड इनएफिशिएंट। ठीक है, ये चार चीजें हमें बहुत ज्यादा ही ध्यान रखनी है। अब नाउ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या करना है, फिर से वही चीज, पिस्टन है, वो सॉरी गैस चैम्बर है, उसके ऊपर पिस्टन लगी हुई है, उसके ऊपर 1 kg का वेट है। बट अब हमने क्या करा, जो 1 kg का वेट है ना, अब हमने उसे 1000 टुकड़ों में बांट दिया 1-1 ग्राम के। ठीक है, गैस चैम्बर, पिस्टन, 1 किलो का वेट था, हमने उसे 1000 पार्ट में काट दिया 1-1 ग्राम के। अब हम एक एक करके उसमें से पत्थर उठाते हैं। ठीक है, एक पत्थर डाउन, एक पत्थर, हम एक पत्थर उठाते हैं 1 ग्राम का, थोड़ी सी गैस एक्सपैंड करती है, फिर दूसरा उठाते हैं, फेंकते हैं, गैस थोड़ी सी और एक्सपैंड करती है। इक्विलिब्रियम को जनरेट करने के लिए हम चांस दे रहे हैं। हम धीरे धीरे जब स्टोन रिमूव कर रहे हैं ना, तो इक्विलिब्रियम आ रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। इट इज अ वेरी स्लो बट डेलिबरेट प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में उल्टा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन इन एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू वर्क गेन इन कंप्रेशन। यहाँ पे मैं फिर से लिख के बताती हूँ तुम्हें। यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस में क्लियर, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन इन कंप्रेशन is equals to work gain in compression. Work done in expansion is equals to work gain in expansion. ठीक है, अब नाउ हमें इसकी क्या चार चीजें याद रखनी है। यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होता है सराउंडिंग में, परफेक्टली बैलेंस होता है यहाँ पे। अब हमने क्या चार चीजें सीखी, बहुत स्लो प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम आफ्टर एवरी टाइनी बिट, नो वर्क लॉस्ट, आइडियल बट अनरियलिस्टिक। बहुत अनरियलिस्टिक है, इतना नहीं कर सकते हम। 1 किलो के मास को अगर हम 1000 टुकड़ों में बांटने बैठ गए तो हो गया काम। रिवर्सिबल प्रोसेस के चार क्या पॉइंट बताए हमने, वेरी स्लो, अनरियलिस्टिक, नो एनर्जी लॉस, equilibrium after tiny bit, equilibrium after tiny bit, after tiny bit, ये आइडियल है बट अनरियलिस्टिक। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक एनालॉजी से समझाऊं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जैसे कि हम कोका कोला के बोतल को बहुत धीरे धीरे खोलते हैं ना, ताकि फिज धीरे धीरे आए। झटके से खोल देंगे तो सारी कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाएगी, है गंदा हो जाएगा, मम्मी मारेंगे फालतू का, तो हम धीरे धीरे खोलते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस जैसे कि हम अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल, अगर हमें शैतानी दिमाग आ रहा है, हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अच्छे से हिला के फिर खोलने बैठे, तो सारी कोल्ड ड्रिंक क्या होगी, बाहर आ जाएगी कॉमिकली। सो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, ऑल रियल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। सारे जो रियल प्रोसेसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। यहाँ पे हमने ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है, इसी के चलते नाउ इट इज now it is SAQ 6, outline the differences between the thermodynamically reversible and irreversible processes. now मैंने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन टेबल बना दी है। ठीक है, और ये ऊपर भी टेबल है, तो इसको ये तुम लोग थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट वर्ड्स में लिख लेना, तुम्हारे 7 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, ये नोट्स से मैंने नोट्स अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगी, मेरे पास टेलीग्राम नहीं है, इसलिए मेरा व्हाट्सएप चैनल जाके देख लेना, ये सारे नोट्स तुम्हें वहीं पे मिलेंगे। नाउ हम आ गए हैं टॉपिक 1.6 विच इज थर्मल इक्विलिब्रियम एंड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
मैं सच बता रही हूँ, आई एम सो हैप्पी बिकॉज पूरा चैप्टर हो गया, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हो गया, विच इज व्हाट आई वांटेड। 1.6 पे हैं, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि it starts with temperature is a familiar property. We all have seemed to know it. However, it is quite difficult to define. We are also familiar with the fact that when a hot body and a cold body are brought in contact, the hot body becomes cooler and the cold body becomes hotter. ये बता रहे हैं कि जब हम एक गर्म चीज को ठंडी चीज के पास लेके जाते हैं, तब जो ठंडी चीज होती है वो हीट, वो जो ठंडी चीज होती है वो अपना एनर्जी, अपनी कोल्डनेस हीट को डोनेट करती है और हीट अब्जॉर्ब करने लगती है। तो जो ठंडी चीज होती है वो गर्म होने लगती है और जो गर्म चीज होती है उसका टेम्परेचर नीचे आने लगता है, वो ठंडी होने लगती है। अब ना अब तुम्हारा उबलता हुआ पानी बर्फ नहीं बनेगा, बट तुम्हारा उबलता हुआ पानी नॉर्मल पानी पे बदल लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ समथिंग बीइंग हॉट और कोल्ड एज फेल्ट by us on the daily basis of our senses of touch. However, a measurement of temperature on the basic sense of touch can be very vague, as our senses may be deceiving and the outcome may be unreliable. For example, if we stand bare feet with one foot on dry grass and the other on an adjacent marble floor in an open, hot or sunny day, the floor would appear much hotter than the grass, even though the two may be at the same temperature. Similarly, a steel spoon may appear warmer than the wooden table on which it is kept. The difference is due to the fact that a skin measures the rate of energy. यहाँ पे the difference is okay. The difference is due to the fact that our skin measures the rate of energy heat transfer from one object rather than its temperature. Now, अब हम ये क्या बोल रहा है, इस एग्जांपल दिया कि अगर हम घास में खड़े हो जाते हैं, कि हम घास, फॉर एग्जांपल हम लोग पार्क में गए, हम लोग पार्क में घास के ऊपर खड़े हैं, एक पैर लेकिन हमारा घास के ऊपर है और एक पैर है हमारा मार्बल के ऊपर। मार्बल की फ्लोरिंग होती है ना, जो फुटपाथ होता है, वहां पे अगर हमारा एक पैर है, तो अब हम क्या नोटिस करेंगे कि मार्बल जो है ना वो बहुत ज्यादा गर्म होगा rather than the grass, बट दोनों सूरज में उतनी देर तक ही थे। तुम घास को उखाड़ के नहीं लेके आए ना, मार्बल के पत्थर को लेके आए हो। सो मार्बल सीम्स टू बी मोर हॉटर। अब ये क्यों होता है? ये कहता है कि हमारी जो स्किन होती है दैट मेजर द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, हमारी जो स्किन होती है वो हॉटनेस, वो टेम्परेचर नहीं मेजर करती। हमारी स्किन टेम्परेचर मेजर नहीं करती, हमारी स्किन मेजर करती है कि सामने वाली चीज कितना एनर्जी ट्रांसफर कर रही है हमारी स्किन के अंदर। ठीक है, हमारी स्किन टेम्परेचर मेजर नहीं करती, इट मेजर्स द एनर्जी emitted by the object. नाउ नीचे चलते हैं तो हम देखेंगे। Now suppose you ask anybody how can we measure temperature, the immediate answer would be with the help of a thermometer. In other words, have you ever thought what is the basis of this device, the principle of Now the principle of thermometer is based on two things. Firstly, the concept of thermal equilibrium, and secondly, the fact that certain property of material depend on temperature. Now ये बताता है कि तुमने कभी ना कभी टेम्परेचर जरूर नापा होगा थर्मामीटर से। ना थर्मामीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? थर्मामीटर फर्स्टली थर्मल इक्विलिब्रियम पे काम करता है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। टेम्परेचर मेजर तो करता है, टेम्परेचर मेंटेन करके मेजर करता है वो। ठीक है, और सेकेंडली होता है द फैक्ट दैट सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और इस पे भी कि कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं कि लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। लेट अस ब्रिंग टू closed system in a thermal contact with each other and observe the changes of their property of both system. You may ask, what are the system and how do we observe changes? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
For this, let us assume that we have got two identical cubes made of novel materials which changes its color with temperature. अब हमने दो closed containers को एक दूसरे के पास लाया है, ठीक है। अब क्या ट्विस्ट है कि ये अपना कलर चेंज करते हैं टेम्परेचर पे। जो क्यूब ए है वो गर्म है, लाल कलर वाला, बट द लाल कलर, हाँ, एंड द अदर इज बी, जो बी वाला है वो ब्लू कलर का है जो कि ठंडा है। नाउ बुक के अंदर बिल्कुल उल्टा कलर दे रखा है बट इट्स फाइन। एंड वी प्लेस दीज टू क्यूब्स इन अ चैम्बर। अब हम इन दोनों क्यूब को एक ही चैम्बर में रख देते हैं, सेपरेटेड बाय इंसुलेटेड पार्टीशन। अब इंसुलेटेड बॉक्स है, पार्टीशन लगा दी है। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें ना कलर चेंज हो गया है। कलर क्यों चेंज होगा? बिकॉज ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर होगी एक दूसरे से एक दूसरे में। We would observe that the cubes changed gradually and eventually became the same, indicating the attainment of equality of temperature, a state of equilibrium. Therefore, there is no further change in color, there is no further change in energy. इसका कहने का मतलब है कि आगे इसने बस इतना ही रंग बदला, दोनों सेम रंग के हो गए। अब दोनों का सेम रंग होने का मतलब है कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है। अब ये आगे क्यों नहीं रंग बदल रहे? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब ना किसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना किसी का टेम्परेचर घट रहा है, जो उनका कलर भी चेंज होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सच एन इक्विलिब्रियम दैट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेम्परेचर बीइंग द सेम इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। An equilibrium that is a consequence of temperature being the same is called। जिन भी चीजों का टेम्परेचर सेम करने की बात होती है दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? एन इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम जहां पे हम दो चीजों का टेम्परेचर सेम करवाएं। द हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर। हीट कैसे फ्लो करती है? जैसे ऑस्मोसिस में हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाके हीट ट्रांसफर होती है। टेम्परेचर and continues in the two objects and the same temperature. Now if thermometer would change and become constant, this would indicate the temperature of the other object. Let us extend our experiment and consider A, B, C that are different temperature initially. अपना दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ता है। Let us extend our experiment and consider three systems A, B and C. They are at different temperature initially. Initially इन सबका अलग अलग टेम्परेचर है A, B, C का। The arrangement of the three system is given in figure 1.10. ठीक है, ये डायग्राम याद रखना, अगर पेपर में आए तो इसे डायग्राम के साथ बनाना, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर डायग्राम। In this arrangement we have separated A and B by insulating wall. अब जो यहाँ पे हमने वॉल लगाई है ना, दैट इज अ इंसुलेटेड वॉल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम देखें, अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ तो जो A और B है ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते, बट जो C है वो A के साथ भी और B के साथ भी इंटरैक्ट कर सकता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, कुछ देर के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? कुछ देर के बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि सारे ब्लॉक्स का एक जैसा कलर हो गया है। बट नाउ यू मे आस्क कि मैम जब A और B आपस में इंटरैक्ट ही नहीं कर पा रहे थे तो इनका टेम्परेचर सेम कैसे हुआ? तो लिसन, बट C तो A और B दोनों से इंटरैक्ट कर रहा था, है ना? Now understand this okay, now this is A, this is B, this is C. C दोनों से इंटरैक्ट कर रहा है, A B आपस में तो नहीं इंटरैक्ट कर रहा है। C और B आपस, C A से भी इंटरैक्ट कर सकता है, C B से भी इंटरैक्ट कर सकता है, हेंस ऐसे एनर्जी ट्रांसफर हुई है। This observation in fact is the essence of the zeroth law of thermodynamics, which can be stated as if two thermodynamically system A and B are in thermal equilibrium, the third thermal system A and B is also। Now ये क्या कहता है कि अगर एक सिस्टम में दो चीजें फॉर एग्जांपल A एंड B थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई तो C ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी।
फिर से रिपीट करती हूँ, ये क्या कह रहा है, अगर एक सिस्टम में दो चीजें थर्मली इक्विलिब्रियम में आ गई हैं तो जो थर्ड चीज है ना वो ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक है, दिस इज अ लॉ, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ वॉज रिकॉग्नाइज्ड ओनली आफ्टर द अदर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर फॉर्मुलेटेड and this is a fundamental to them and therefore this is called as the zeroth law। ये सारे लॉ का बाप है, ये सारे लॉ, इस सारे लॉ बनने के बाद इसकी अहमियत समझ में आई सबको, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज zeroth law। अब हम समरी पढ़ें। In this unit, we begin by defining energetics and the study of energy in terms of flow and transformation within a system or between a system and its surrounding. We highlighted its very wide applicability and stated that in quotes we are focused our attention on the flow and transformation of energy within chemical system or between the chemical system and their surrounding। Now हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था कि एनर्जेटिक्स क्या होता है। एनर्जेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की एनर्जेटिक्स जहाँ पे एनर्जी फ्लो या ट्रांसफॉर्म कर सकती है, और यहाँ पे एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन बी हीट, लाइट, एनीथिंग। ठीक है, ये हमने शुरुआत में पढ़ा था। दिस वॉज फॉलोड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द डोमेन ऑफ साइंस, जो कि मैथमेटिक्स से डराइव होती है, और ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है, ये माइक्रोस्कोपिक पे काम नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Properties etc. commonly used in the study of important science domain and explained with the help of suitable example. This was followed brief discussion of thermodynamic processes। ठीक है, having defined the term used in thermodynamics, we revisit the concept of heat capacity etc. We explained the sign convection। हमने sign convection भी कि अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो वो पॉजिटिव है, अगर हीट रिलीज होगी तो वो नेगेटिव है। ठीक है, आगे thermodynamically reversible process is a process which is accompanied by infinite number and infinitesimally small step। ठीक है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा छोटे स्टेप और इनफाइनाइट स्टेप से मिलकर बनता है। आगे हम बढ़ते हैं। Therefore we introduce the concept of thermal equilibrium and we used the same to explain the way a thermometer works। हमने थर्मामीटर कैसे काम करता है वो भी पढ़ा। उसके दो डोमेन होते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे काम करता है और वो उस पे काम करता है कि एक मेटल हीट को कैसे रेडिएट करता है। The argument was extended to introduce the zeroth law of thermodynamics whose significance was outlined। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म, तो एक बार जोरदार अपने ताली बजाना। आई स्वेयर तुम लोग इतनी देर से मेरे साथ बैठे यहाँ पे, विच इज अ ह्यूज थिंग। कल परसों तरसों जब भी तुम्हारा पेपर है, आई विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टू बी ऑनेस्ट। और जो मेरे नोट्स हैं, जो मैंने प्रिसाइज डिटेल्ड नोट्स बनाए हैं, वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे तुम्हें मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप चैनल मैं वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके डेफिनेटली प्लीज नोट्स डाउनलोड कर लेना, तो तुम्हें दोबारा से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें दोबारा और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। सो तुम चाह अब हम करते हैं टर्मिनल क्वेश्चंस। टर्मिनल क्वेश्चंस स्टार्टेड विद 1.8 व्हाट इज एनर्जेटिक्स। अब एनर्जेटिक्स क्या होता है, मैंने जो ये एंड क्वेश्चंस है ना, ये जो क्या कहते हैं टर्मिनल क्वेश्चंस है, ये तक अपने नोट्स में ऐड करा है इन डिटेल कि अगर 10 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो तुम इसे आंसर कैसे करोगे, इसलिए जाके एक बार डेफिनेटली नोट्स चेकआउट कर लेना। सो द पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर एनर्जेटिक्स एक्सप्लेन इन डिटेल, राइट। तो हम पहले क्या बताएंगे, पहले हम बताएंगे कि एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट, इट कैन बी डन विद इन अ सिस्टम और विद सिस्टम और सराउंडिंग, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हो सकता है या सिस्टम के अंदर हो सकता है। थर्ड, इट अप्लाइज टू केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल सिस्टम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है। एनर्जी कौन सी इन्वॉल्व होती है? हीट, वर्क, रेडिएशन, केमिकल एनर्जी एक्सेट्रा। 3-4 लिख लेना जो तुम्हें याद हो। यहाँ पे अब हमें 3 टाइप ऑफ एनर्जेटिक्स डिस्क्राइब करेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ऑफ कोर्स। और किसको नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स इग्नू यार, टीचर्स को इतना पैसा नहीं मिलता तुम्हारी आंसर शीट चेक करने का। सो बेटर टू राइट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। एनर्जेटिक्स क्या होता है? 3 तरह के हमने क्या पढ़े? केमिकल एनर्जेटिक्स, बायो एनर्जेटिक्स एंड फिजिकल एनर्जेटिक्स। केमिकल एनर्जेटिक्स क्या था? स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कंबशन ऑफ द फ्यूल। बायो एनर्जेटिक्स क्या है? एनर्जी चेंज इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इट प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी बताता भैया, एनर्जी एफिशिएंसी बताता है, हीट वर्क डिफाइन करता है, ठीक है। अब हम इतना लिख लेंगे, हमारे 10 मार्क्स तो पक्के हैं, ठीक है। आगे है 10 ग्राम spherical ball of copper was heated by passing electrical current. If a transfer 100 joule of energy increased the temperature of the sphere by 22 degree Celsius, calculate the specific heat capacity of copper. Assume that no heat was lost during the heating process. Now ये क्वेश्चन है, अब हम इसे ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। ओके, क्या डिटेल्स थी फिर से हम देखेंगे। मास है 10 ग्राम, मास है 10 ग्राम, हीट कैपेसिटी है 85 कूलम और चेंज इन टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल्स टू QM डेल्टा T। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल गिविंग एग्जांपल। ना ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से करा था, तो मैं इसका एक रफ बता देती हूँ कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, और एक्सटेंसिव क्या होती हैं? जो मास पे डिपेंड करती हैं, राइट। प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट पे। तो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, मास, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी। और इंटेंसिव एनर्जी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि सिस्टम के अमाउंट या मास पे डिपेंड नहीं करती, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं इसमें याद रखने लायक। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज। ना ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तुम लोग बहुत घर पे ट्राई कर सकते हो। द फिफ्थ वन इज व्हाट इज मेंट बाय थर्मोडायनामिक रिवर्सिबिलिटी। नाउ दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये हमने बहुत अच्छे से नोट्स में कवर करा है। थर्मोडायनामिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर, एक सेकेंड हम ऊपर जाते हैं फिर से। रिवर्सिबल होते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स, मेंटेन्ड, मैक्सिमम, आइडियल, ये रियलिस्टिक नहीं होते, ठीक है। तो ये टेबल बना देना तुम, तो मार्क्स मिल जाएंगे। स्टेट द जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या होते हैं? एक ही लाइन की डेफिनेशन है कि when two systems are in equilibrium, the third system will automatically will be in equilibrium। अब तुम ऐसे A, B, C वाले एग्जाम्पल से भी समझा सकते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा पेपर में। विद दिस हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। ये मेरी पहली टीचिंग वीडियो है, सो लेट मी नो हाउ आई डिड। और तुम लोग डेफिनेटली नोट्स चेकआउट करना मेरे व्हाट्सएप के चैनल से, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एनीवेज तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इट इज़ इट्स टमजी, इट इज़ अगेन इट्स टमजी एंड
ये मेरी पहली टीचिंग वीडियो थी, सो प्लीज़ लेट मी नो कि मैंने कैसा करा. आई नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट मैंने पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया है एंड आई वॉज रियली नर्वस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो या तो मुझे बताना, मेरे को रिव्यू देना, एंड देन अगर मैंने तुम्हारी इतनी सी भी मदद करी हो इन योर एग्ज़ाम्स तो मुझे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. और तुम्हें कैसी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना. Thank you so much and all the very very best for your exams and upcoming exams, and I wish you very very best luck in your life and whatever you are doing. I hope you succeed. Okay, bye.